मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं अपनी ससुराल आ गई थी। मुझे एक सजे सजाए बेड पर बिठा दिया गया था। मैं इसी तरह घूंघट ओढ़े हुए अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब वह मेरे कमरे में आए, मैंने उन्हें देखा। मेरे पति बहुत ही हैंडसम और नौजवान इंसान थे। उसे देखते ही कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया था जब उस आदमी ने मेरी नज़र पड़ी जो मेरे पति के पीछे खड़ा था। मैं उसे देखती रह गई। कभी नहीं हुआ कि एक औरत के कमरे में उसके पति के अलावा और कोई आया हो, लेकिन मेरा पति शायद उसे खुद के साथ लेकर आया था। मैंने देखा उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में लालिमा थी और अजीब ढुलिया के साथ आया था, और वो बहुत ही अजीब आदमी था। मैं अपने सामने उसे देखकर ही डर गई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी देखभाल करके ही की होगी। किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं की होगी जो अपनी बीवी की इज्जत को हिफाजत ना कर सकता। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं बहुत तसल्ली से बैठी रही। तभी वह आदमी नीचे झुका और उसे बेड के नीचे एक ट्रे रखे कि अंडे की घूंघट के नीचे से मैंने उस आदमी को अंडों की ट्रे रखते देख लिया था। मैं तो हैरान हो गई। बेड के नीचे अंडे कौन रखता है? अंडे तो फ्रिज में रखने चाहिए। लेकिन मैंने चुप्पी साध ली। आज ससुराल में मेरा पहला दिन था। मैं किसी तरह के बहस और लड़ाई में झगड़ा में नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप ये सारा कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा, कमरे से बाहर चला गया। चलो, अब भगवान की कृपा हुई कि वह मेरे कमरे से बाहर तो चला गया। उस आदमी की डरावनी नज़र से तो बची, क्योंकि जिस नज़र से वो मुझे देख रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वह मुझे अच्छी तरह से देख भी नहीं रहा था। उसके जाने के बाद मैं सीधी होकर बैठी। मेरा ख्याल था कि मेरा पति मेरे से कुछ मीठी मीठी बातें कहेगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कहने लगा, सो जाओ, मुझे अभी नींद आ रही है। तुम भी अपने कपड़े बदल कर आराम से सो जाओ। थकावट में तुम्हें परेशान कर दिया होगा, इसलिए नींद की ज़रूरत है। मैं तो मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही कमरे से बाहर निकाल दिया था। मेरी सास मुझे अपने अपने साथ ले गई। अब मैं अपने कमरे में रहने लगी। मेरा पति हर रात को एक नई लड़की को लेकर आता और कमरे में बंद हो जाता। उसके बाद अजीब सा एक बाबा भी होता था। तीनों रात में भर कमरे में बंद रहते। सुबह लड़की कमरे से बाहर निकलती और कहती कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। एक बार अपना चेहरा छुपाकर मैं लड़की की जगह कमरे में चली गई। अंदर जो हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हक्का बक्का होकर देखने लगी। इस आदमी ने नजर भरकर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। जिस आदमी के लिए औरत इतना तैयार होती है, कितने सपने बुनती है इस बात को लेकर, और फिर पति अपने मुंह से एक शब्द भी तारीफ ना निकालते। वो आदमी किस काम का? उस दुल्हन पर क्या गुजरती होगी? उसके तो सारे सपने ही टूट जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपने पति को दिल पूरी तरह ही टूट चुका था। मैंने ये बात उनसे बोही, रोहित, अब आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर रोहित जोर से हंसा। कहने लगा, कोई बात नहीं, दिल टूट गया तो फिर जुड़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, बेड के नीचे रखे हुए अंडे नहीं टूटने चाहिए। दिल टूटता है तो जुड़ भी जाता है। वैसे मैंने सुना है औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। ये कहकर रोहित फिर हंसने लगा। फिर सोचने वाले अंदाज में बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए था। तुम्हें तो मम्मी के कमरे में होना चाहिए था। मैंने अपनी मम्मी से कहा। उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने क्या बात? मैंने बड़ी हैरानी से पूछा। मेरे पति ने अजीब तरह से अनोखी बात बोली। रोहित कहने लगा कि मैं अपनी मम्मी से कहा हूँ कि 40 दिन तक तुम्हें अपने कमरे में रखे, लेकिन तुम हो क्या गया, यहीं बैठी हो। अपने पति की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। रोहित फिर बोलने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ ना देखो, तुम सो जाओ, कपड़े बदल कर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि कल से तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी, बल्कि मेरी मम्मी के कमरे में रहना। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। उम्मीद है कि तुम इस बात को कोई बहस नहीं करोगी। मैंने इसलिए तुमसे शादी की थी। तुम एक सीधी सादी और शर्मीली सी लड़की हो और बेशरम लड़कियों की तरह अपने पति के साथ रहने की जिद नहीं करोगी। मैं हैरान होकर अपने पति की बात सुनने लगी। भला पति के साथ में रहना कौन सी बेशर्मी होती है, लेकिन मेरे पति की सोच बहुत पुराने जमाने की लग रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर मैं ये सोचकर चुप हो गई कि अभी शायद रोहित मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। चुपचाप मैं बैठ गई और आगे के बारे में सोचने लगी। मैंने सोचा,
हो सकता है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सारा सास को ये सब बता के रहूंगी। हो सकता है कि समस्या उनके पास ही हो। रोहित के व्यवहार में मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शायद मेरे सास मुझे कुछ समझा सके कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। और यही सोचते हुए मैं सो गई। सुबह होते ही मेरी सास ने दरवाजे का नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला। सामने मेरी सास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़े थे। मुझसे कहने लगे, कैसा हुआ? तुम्हें मेरा वटा उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी में शुरुआत कर चुकी होगी। सास की बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। उनके गले में मैं लग गई और मैं कहने लगी, मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बेटे ने तो मुझसे बात तक नहीं की, उल्टा मुझे कहते हैं तुम मम्मी के कमरे में रहो। भला ये कौन सा रिवाज है? हमारे यहाँ तो शादियाँ होती हैं तो दुल्हन अपने दूल्हा के साथ ही रहता है। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि पत्नी हमेशा पति के साथ ही रहती है। मेरा पति अजीबोगरीब बातें करता है। आप ही बताइए मैं अब क्या करूं? मेरी बात सुनकर मेरी सास का रवैया एकदम सा बदल गया। मुझसे हमदर्दी करने की बजाय एकदम गुस्से में आकर बोली, अरे कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति को पहली रात में ही बस ना कर सकी? अरे औरत हो, बहुत चीज है जिसके सामने पत्थर से पत्थर आदमी भी पिघल जाए। लेकिन आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं है कि क्या हो गया है। अपने ही मौज मस्ती में रहती हैं, दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हें तो अपना घर बसाना भी नहीं आता। अरे हमारी देखो, पहली रात में ही पति की इतनी सेवा की थी कि मेरे मरीज समेट हो गए थे। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं? जब रोहित ने कह दिया है तो मेरे कमरे में ही रहोगी। अब यही करना होगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ मर्दों की चलती है। मर्द चाहे उम्र में कितना भी छोटा क्यों ना हो, औरतें हमेशा उसकी बात को मानती हैं। अब तुम मेरे कमरे में ही रहोगी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो तुम्हें पूरा मौका दिया था, तुमने उस मौके को गवा दिया है। मेरी सास तो ऐसे बात करे जब उनका बेटा कोई महाराजा हो और हम उन सबकी बादियां हों। ये सब मेरे को अभी भी यही सब कुछ सोच के मैं परेशान थी कि मेरी सास बोली कि तुम ये सब क्या कर रही हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं ऊपर के फ्लोर पर तो नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती हूँ और रोहित के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। इस तरह तुम आपस में थोड़ा टाइम बता सकते हो, नहीं तो तुम दोनों बातें बनाने में लगोगे। पति पत्नी का रिश्ता आपस में ठीक नहीं है। तुम अपनी सास की ये बात पसंद आई। मैंने सोचा चलो इस तरह से रोहित के सामने रहूंगी। रोहित मुझे देखेगा और नाराजगी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता भी थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। मेरे ससुराल में सब लोग ही अजीब से थे। ज्यादातर अपने कमरे के अंदर ही रहते थे। धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके भी सीख गई थी। मेरी एक शादीशुदा नंद थी, वह भी यही रहती थी अपने पति के साथ। वह भी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। फिर एक दिन जो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी सास के कमरे में लेटे हुए नींद तो क्या आनी नहीं थी, बस एक करके लेटी हुई थी। तभी मुझे लगा कि बाहर गेट पर कोई है। मैंने उठकर कमरे की खिड़की से देखना तो रोहित के घर के बाहर गेट का अंदर आ रहे थे। लेकिन यह देखकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि उनके साथ एक लड़की भी थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की। काले लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, चमकदार आंखें, गोरी रंगत, बहुत ही सुंदर थी वो लड़की। उसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। उनके पीछे पीछे वही आदमी था जो सुहाग रात के कमरे मेरे पति के साथ आया हुआ था। उस आदमी ने देखकर मुझे फिर से डर लगने लगा। बहुत ही अजीब सा शक्ल थी उसकी, आंखों में वही लालिमा थी, चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थी, बाल भी बहुत ज्यादा लंबे लंबे से थे। बहुत ही डरावनी शक्ल थी उसकी। फिर ख्याल आया, क्या फिर वही तो इस लड़की को घर में लेकर क्यों आया है? पहला ख्याल दिल में आया तो यही था कि कहीं रोहित इससे शादी तो नहीं कर रहा। अब तक रोहित ने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी, जरा नजरअंदाज कर देता था। मैं उसके सामने आ जाती तो मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि रोहित को ऐसा करते मैं नहीं दूंगी। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे इजाजत के बिना रोहित दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से की हालत में रोहित के सामने आकर खड़ी हो गई। रोहित ने मुझे अपने सामने से हटा जाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने रोहित के पीछे से आवाज़ी, रोहित को मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रोहित ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। साथ में वह लड़की और वह आदमी भी उसके साथ वहीं चले गए। रोहित के पीछे पीछे कमरे में जाने लगी तो रोहित बाहर धकेलकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैंने कमरे के बाहर में ही चित्र कहा, रोहित तुम ये गलत कर रहे हो।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़की के साथ अंदर कमरे में क्या कर रहे हो? इस बार रोहित ने मेरी बात का जवाब दिया। वह बोला, तुम बेवकूफ हो। मैं इस लड़की के साथ कमरे में अकेला नहीं हूँ, बाबा भी तो है मेरे साथ कमरे में। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। रोहित की बात सुनकर मैं थोड़े गुस्से में बोली थी। मैंने कहा था, रोहित मुझे बेवकूफ मत समझो। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। मैं तुम्हारे साथ राधे भाग नहीं हूँ। मैं तुम जरूर इस कुछ करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुमने मुझसे शादी की है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारी शादी भी अभी दिन कुछ ही दिन ही है। अगर तुम मेरे साथ ये सब करना था तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? इस लड़की से पहले ही शादी कर लेते। लेकिन अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई है तो मैं इस घर के सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी दूसरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर रोहित ने दरवाजा खोला और सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, पत्नी मुझे माफ कर दो। शादी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं दूसरी हूँ, तुम भी मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। रोहित की बातें सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रोहित इस रिश्ते को निभाने की बात तो कर रहा था। लेकिन मेरी सोई फिर उस लड़की पर जाकर अटक गई कि ये लड़की इस कमरे में आखिर घर में कर क्या रही है। फिर मैंने उस आदमी को देखने लगी। वह सामने ही खड़ा था, अजीब नजरों से मुझे घूर रहा था। उसकी अजीब नजरों से मुझे छुरछुरी आ गई। रोहित फिर थोड़ा गुस्से में बोला, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। पति की बात करने का अंदाज बिल्कुल भी अपनापन होता था। वह बहुत ही कठोरता से बात कर रहा था। लेकिन अब तो मुझे रोहित की इस तरह बात करने की भी आदत पड़ गई थी और मैंने उसके शादी के 3 महीने हो चुके थे। रोहित के इन 3 महीनों में मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की थी। मैंने रोहित से ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। रोहित की बातों में इतना मुझे लगा था कि रोहित उस लड़की से शादी तो नहीं करेंगे। फिर मैं दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि पति ने रोहित उस लड़की को घर क्यों लाया। रोहित ने दरवाजा बंद कर लिया था। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में, मेरी सास गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने घर को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हो गया, हो सकता है कि रोज सीधे रास्ते पर आ जाए। कुछ तो था, वह मुझसे छुपा रहा था, लेकिन क्या छुपा रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सुबह उठी तो मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया। मैंने सोचा कि अब ज्यादा से ज्यादा रोहित के पास रहने की कोशिश करूंगी और यही सोचकर अच्छे से तैयार होकर रोहित के पास कमरे में चली गई। लेकिन क्या ये कमरे की हालत को देखकर मैं दंग ही रह गई। पूरा कमरा टोने टोटके से सामने से भरा पड़ा था। वो बाबा अब भी मौजूद था। मुझे देखकर रोहित पहले तो हड़बड़ाया, फिर उससे गुस्से में मेरे पास आकर बोला, यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मना किया था कि अपने कमरे में आने के लिए जाओ। यहाँ से रोहित ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर निकालना चाहा, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हिली, वहीं खड़ी रही। मैंने गुस्से में कहा, रोहित ये बाबा, ये तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो। तुम जरूर कुछ गलत काम कर रहे हो। मुझे तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। लेकिन वही बाबा को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। तुम्हें इन बाबाओं के झांसे में नहीं आने दूंगी। मैंने तो हर भरी निगाह उस बाबा पर डाली। उस बाबा ने भी मुझे बहुत ही डरावनी नजरों से देखा था। एक पल के लिए तो मैं सहम गई, लेकिन फिर अपनी इरादों पर डटी रही और रोहित को समझाते हुए बोली, रोहित चलो यहाँ से, ये सब कुछ करना बंद करो। ये अंधविश्वास है जो तुम कर रहे हो, गलत है ये सब। रोहित ने मेरी एक न सुनी, मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं चलती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रोहित ने मेरी एक न सुनी। अब ये रोज का हो गया था। रोहित रोज एक लड़की को लेकर आता था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि सारी लड़कियां शादीशुदा ही होती थी। मुझे हैरत हुई, भला रोहित शादीशुदा लड़कियों को ही क्यों लाता है। जब भी रोहित लड़कियों को लाता तो वह बाबा भी उसके साथ जरूर होता। रोहित नाम अपनी माँ से छुप कर करता था। अब मेरे समझ में आ जाता कि सास सो जाती तभी रोहित लड़कियों को लाता था। मैंने इस बारे में अपनी सास को बात की। वो कहने लगी कि रोहित शादी के लिए तैयार नहीं था, मैंने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई है। मुझे लगा रोहित शादी के झमेलों में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए शादी नहीं कर रहा। मैंने सोचा था शादी होने के बाद वह खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा, लेकिन तुमसे तो वो सब पहली रात को कमरे में ही निकाल दिया। पूरी कोशिश करके मैंने दोनों के बीच में शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो जाए और मैंने ये सब किया था। मैं अपनी सास को लड़कियों वाली बात बताते बताते रह गई। मैंने सोचा अगर मैं अपनी सास को ये सब बातें बता दूंगी तो हो सकता है कि मेरी सास रोहित के इस बारे में बात करे और रोहित चौकन्ना हो जाए। नहीं चाहती थी कि रोहित चौकन्ना हो जाए, क्योंकि मैं रोहित को सच को जानना चाहती थी। आखिर वह सब ये क्या कर रहा था। सब पता लगाना चाहिए था कि उसका एक ही तरीका था कि रोहित की इस बात को पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसकी माँ को उसकी हरकतों के बारे में कैसे बताती।
नहीं तो हो सकता है कि रोहित लाने की बजाय कहीं और ले जाना शुरू कर दे। अगली रात जब मेरी सास गहरी नींद में सो चली गई तो मैं चुपके से उठकर रोहित के कमरे में आ गई। अभी रोहित आने ही वाला समय हो रहा था। रोहित के आने से अभी 10-5 मिनट थे। मैं ऐसी जगह छुप कर बैठ गई जहां से मुझे कमरे का पूरा नज़ारा देखने को मिल सकता था, लेकिन रोहित मुझे नहीं देख सकता था। अभी मुझे बैठे 10 मिनट हुए थे कि तभी मुझे बाहर से किसी आने की आवाज़ सुनाई दी। यह रोहित ही था और वह अजीब सा बाबा और उसके साथ एक जयामा कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा आज कोई औरत उनके साथ नहीं थी। यह देखकर मुझे बहुत ही निराशा हुई। मैंने सोचा कि सारी मेहनत आज पर पानी फिर चुका है। और तभी मैंने ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे बाबा के बोलने की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि रोहित, तुम्हें अपनी पत्नी का कुछ करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे ही हमारे काम में टांग अड़ाती रही तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। नया नया धंधा जमा है और चल भी खूब अच्छा रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अगर ऐसे ही बीच में आती रही तो तुम देर हो जाएगी। और मैं रुकते ही हालत में चुपचापी से किसी धंधे की बात कर रहे थे यह लोग। मैंने अपना दिमाग लगाया, जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। वाइब्रेशन मोड पर तो मैंने उसे पहले ही कर चुकी थी। मैंने उसका कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगी। रोहित बहुत ही गंदी हंसी हंसकर बोला, उस औरत की क्या मजाल है जो मेरे काम में टांग लगाएगी। 1 मिनट में उसको घर से चलता कर दूंगा। वह तो अपनी माँ की वजह से चुप ही होगी। मैं उसका घर से निकाल चुका होता। बहुत देर बाद हो रहे थे उस बाबा को छोड़ने गेट चला गया और फिर मेरे पास यही मौका था कि जल्दी से निकलकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। मुझे ये तो पता नहीं था कि रोहित इन औरतों के साथ क्या करता था, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि जरूर कुछ गलत करता था। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले काम यह किया कि मैं पुलिस स्टेशन गई। मैंने रात की बनाई हुई वह वीडियो इंस्पेक्टर को दिखाई और कहा कि मेरा पति काम करता है, इसका मुझे शक है। अगर आप मेरी मदद करें तो एक मुजरिम को पकड़वाने में मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। पुलिस वाले ने मेरी मदद करने को तैयार हो गए। मैंने कहा, जैसे ही कल रोहित और वह बाबा घर आते हैं तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। आप आ जाना और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना। मैं घर आ गई। जैसे तैसे करके पूरा दिन कट गया और फिर रात को हुई मेरे साथ सोने के कमरे में चली गई। 10-15 मिनट हुए थे तभी रोहित आज उसके साथ एक औरत भी थी। मैंने सोचा था कि आज ये सब। जैसे ही मैंने वो तीनों कमरे में गए, मैंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने फौरन वहाँ पे एक्शन कर लिया और हमारे घर पर धावा बोल दिया। मैंने रोहित के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस वाले ने गेट को खुलवा कर अंदर आ गए और उन तीनों को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस की मार से रोहित ने सच बोल दिया था। उसने बताया कि वह 5 औरतों को झांसा में देते और हमारे पास एक टोटका है जिसे करने के बाद बहुत औरत माँ बन जाती है। रोहित और ये बाबा मिलकर उन औरतों का नाजायज फायदा उठाते हैं और वह औरतें बच्चे के लालच में आकर वह विरोध नहीं करती थी। उन दोनों पर अपना सर्वस्व लुटाकर इस विश्वास के साथ चली जाती थी कि अब वह माँ बन जाएंगी। दिखावे के लिए रोहित और औरतों के साथ कुछ औरतों को शक न हो। वह जो अंडे मेरे बेड के नीचे रखे गए थे, वही अंडों को कुछ मंत्र पढ़कर उन औरतों को पिलाया करता था। मंत्र पढ़ने का काम हो बाबा करता था और औरतों से कहता था कि जादू के बाद तो माँ बन जाओगी, और उन औरतों को भी खुशी से अंडा पी लेती थी। और ये सब मुझे देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। मुझे कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे पति देव और ये बाबा के साथ क्या करता था औरतों के साथ। पुलिस ने दोनों को पकड़ कर ले गई। जब मेरी सास को पता चला कि वह बहुत रो रही थी, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं अपने बेटों को पहचान गई। उसके किए की सज़ा उसको जरूर मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारी ही गुनहगार हूँ बेटा, जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। माफ़ कर दो। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, अनजाने ही नहीं किया। मेरी मम्मी पापा ने भी मुझे अपने घर ले गए। दुख तो बहुत था। मुझे जीवन साथी मिला तो ऐसा मिला, एक मुजरिम। खुशी इस बात की थी कि मेरे द्वारा न कितनी औरतें बर्बाद होने से बच चुकी थी। मैंने रोहित से तलाक ले लिया और अब अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा था। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपने सारे दर्शकों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ ऐसी ढोंगी बाबाओं के झांसे में ना पड़ें। अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज करवाएं। बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये सब अंधविश्वास होता है, जादू टोना टोटका कुछ नहीं होता है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।